हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज होने वाली है। आपने मेक श्योर करना है कि इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करना है ताकि आप ASP.NET कोर के इंटरव्यू को बहुत आसानी से क्रैक कर सको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ ASP.NET कोर। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस तरह से आपको पता है हम यहाँ पे 100 ASP.NET कोर के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स की लेक्चर सीरीज कवर कर रहे हैं। तो अभी हम मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे 1 से लेके 20 तक, और ये जो 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस होंगे ये ASP.NET कोर फंडामेंटल्स के ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ठीक है, ये 20 क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर हम शुरू के 2 कवर कर चुके हैं। व्हाट इज ASP.NET कोर और ASP.NET कोर वर्सेस ASP.NEट फ्रेमवर्क, ये हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्किटेक्चर ऑफ एन ASP.NEट कोर। ठीक है, मतलब ASP.NEट कोर के आर्किटेक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ एन ASP.NEट कोर एप्लीकेशन। मतलब यहाँ पे ASP.NEट कोर की जो हम एप्लीकेशन बनाते हैं उसके आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। भाई जिस तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसके अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो क्या होता है। सबसे टॉप पे अगर हम टॉप से स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसकी छत होती है। ठीक है, रूफ टॉप होता है। ठीक है, उसके बाद 10th फ्लोर होता है, फिर 9 होता है, फिर 8 होता है। ठीक है, इस तरह से करते करते हम बॉटम पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह हमारे पास ASP.NET कोर की जो एप्लीकेशन होती है उसका भी एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, मतलब उसकी भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारे फ्लोर्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो शॉर्ट इंटरव्यू आंसर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे क्या कह रहा है, एन ASP.NEट कोर एप्लीकेशन टिपिकली फॉलोज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। देखो वही बात जो अभी मैं बता रहा था, जिस तरह 10 फ्लोर के जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग होती है, ठीक है, उसकी हर लेयर क्या होती है, एक फ्लोर होती है। ठीक है, तो उसी तरह हमारी एप्लीकेशन जो होती है ASP.NEट कोर की, वो भी बेसिकली लेयर्ड आर्किटेक्चर में होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन ASP.NEट कोर एप्लीकेशन टिपिकली फॉलोज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर वेयर रिक्वेस्ट पास थ्रू। इसका मतलब जब भी आप अपनी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे, ASP.NEट कोर एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे तो कैसे एक्सेस करोगे। सबसे पहले आप उसका URL लिखते हो, मतलब क्लाइंट के ऊपर ब्राउजर के ऊपर आप क्या करते हो, उसका एप्लीकेशन का URL लिखते हो। तो URL फर्स्ट टाइम किसके पास जाता है, उसके बाद सेकंड टाइम किसके पास जाता है, थर्ड टाइम किसके पास जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसमें वो हमारी रिक्वेस्ट क्या करती है, ट्रैवल करती है, और इन दी एंड हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है, रिटर्न मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि ASP.NEट कोर एप्लीकेशन एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करती है जिसको जब आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है केस्ट्रल के पास, फिर मिडिलवेयर, फिर राउटिंग, फिर कंट्रोलर्स, फिर सर्विसेज, फिर रिपोजिटरीज, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड फाइनली द डेटाबेस बिफोर रिटर्निंग द रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है ना, तो ये 1 बाय 1 इस तरह से ट्रैवल करेगा। जिस तरह सबसे पहले केस्ट्रल के पास जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट करोगे तो वो रिक्वेस्ट पहले केस्ट्रल के पास जाएगी, फिर मिडिलवेयर, फिर राउटिंग से होती हुई कंट्रोलर्स के पास, सर्विसेज के पास, इस तरह से पूरा ये ट्रैवल करती है जब तक हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो भाई देखो ये तो इसका शॉर्ट इंटरव्यू आंसर हो गया, लेकिन इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे आपको एक डायग्राम से इसको समझाना पड़ेगा अपने इंटरव्यूअर को। ठीक है, मतलब यहां पे देखो क्लाइंट आपकी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजेगा, किस तरह से URL एंटर करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है केस्ट्रल वेब सर्वर के पास। हमने डिस्कस किया था कि पहले जो ASP.NEट फ्रेमवर्क होता था वहां पे IIS सर्वर होता था। ठीक है, वहां पे केस्ट्रल नहीं होता था। ASP.NEट के अंदर हमारे पास केस्ट्रल भी होता है और IIS भी होता है। ठीक है, तो आगे जाके जब हम केस्ट्रल से रिलेटेड एक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, आर्किटेक्चर में देखो क्या होता है हमारी ASP.NEट कोर की एप्लीकेशन में कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है,
ठीक है, एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन के अंदर रिक्वेस्ट किसके पास आती है? केस्ट्रल वेब सर्वर के पास आती है। फिर उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट कहां जाती है? मिडिलवेयर पाइपलाइन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बिल्ट इन मिडिलवेयर्स होते हैं। मैं आपको विजुअल स्टूडियो में मिडिलवेयर्स दिखाता हूं कहां पे होते हैं। ये देखो, ये मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ पे देखो program.cs की फाइल होती है ना। तो ये देखो, ये जो हमारे पास ये होता है ना builder.build, उसके बाद ये जो हमारे पास जितने भी फंक्शंस आपको मेथड्स देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं मिडिलवेयर्स। और ये एक पाइपलाइन के अंदर हमारे पास सारे होते हैं। पाइपलाइन का मतलब कि सबसे पहले आपके पास ये वाला मिडिलवेयर चलेगा, फिर उसके बाद ये वाला मिडिलवेयर चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, ठीक है। मतलब इस तरह से टॉप टू बॉटम के ऊपर आपके मिडिलवेयर्स क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो मिडिलवेयर जब एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? राउटिंग के पास, ठीक है, जिसमें राउट बने हुए होते हैं ना, कि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो ये वाला राउट चलेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये वाला राउट चलेगा, मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी। फिर राउटिंग से रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर के पास, ठीक है। कंट्रोलर से रिक्वेस्ट जाती है सर्विस लेयर के पास, सर्विस लेयर के बाद रिक्वेस्ट जाती है रिपोजिटरी लेयर के पास, और फिर रिपोजिटरी लेयर से जाती है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और फिर एसक्यूएल सर्वर, और इन दी एंड आपको फिर डेटा रिस्पॉन्स में मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, जरूरी नहीं है कि ये सारी लेयर्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर हों। सपोज करो कि अगर कोई लेयर आपके पास मौजूद नहीं है तो वो डायरेक्ट दूसरी लेयर के पास क्या होती है? ट्रैवल होती है। लेकिन अगर आप ये लेयर्ड आर्किटेक्चर बताओगे अपने इंटरव्यूअर को तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है। भाई देखो, अभी मैं अलग अलग इन सारी लेयर्स को डिस्कस करके बताता हूं, ठीक है। केस्ट्रल वेब सर्वर तो बता दिया, मिडिलवेयर भी बता दिया, राउटिंग आपको पता है। बाकी की जो चीजें हैं, ठीक है, उसको मैं वन बाय वन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे समझाता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ठीक है। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं? कंट्रोलर की। कंट्रोलर क्या करता है? यहाँ पे देखो, कंट्रोलर आपकी HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करता है। इसका मतलब जब आप URL एक्सेस करते हो ना किसी भी वेब एप्लीकेशन का, ASP.NET कोर एप्लीकेशन का, तो वो रिक्वेस्ट टॉप से केस्ट्रल से होते होते कहां पे जाती है? कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उस HTTP रिक्वेस्ट को क्या करता है? रिसीव करता है। और क्या काम करता है? यहाँ पे देखो, इनपुट को वैलिडेट करता है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई इनपुट दे रहे हो, आपकी रिक्वेस्ट के साथ अगर कोई इनपुट आ रहा है तो उसको वैलिडेट करने का काम कंट्रोलर का होता है। और फिर उसके बाद कंट्रोलर क्या करता है? सर्विस लेयर को कॉल करता है। मतलब अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में सर्विसेज बनाई हुई हैं तो उसको कॉल करने का काम भी किसका होता है? कंट्रोलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कंट्रोलर का एक डेमो दिखाता हूं, मतलब डेमो कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट से रिलेटेड एक कंट्रोलर बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं स्टूडेंट से रिलेटेड एक सर्विस को कॉल कर रहा हूं, और ये सर्विस सेपरेटली बनी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट सर्विस को यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट किया जा रहा है हमारे कंट्रोलर में। और फिर देखो, यही जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी के अंदर यहाँ पे देखो एक मेथड है ऐड स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, जिससे क्या होगा कि हमारा स्टूडेंट हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या कर रहा है? इनपुट को यहाँ पे रिसीव कर रहा है। आप चाहो तो वैलिडेट भी कर सकते हो, और फिर यहाँ पे देखो वो सर्विस को कॉल कर रहा है, मतलब सर्विस के मेथड को वो कॉल कर रहा है। तो कंट्रोलर के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? यहाँ पे देखो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाती है हमारे सर्विस लेयर के पास, ठीक है। तो सर्विस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? यहाँ पे देखो, कंटेन्स बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स का मतलब जो आपकी एप्लीकेशन की लॉजिक्स होती है ना, वो बेसिकली हम सर्विस लेयर के अंदर रखते हैं। लॉजिक्स किस टाइप की होती है, अभी मैं आपको उसका भी एक डेमो कोड दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, देखो वही बात कर रहा है, जो एप्लीकेशन की लॉजिक होती है ना, वो आप सर्विस लेयर के अंदर रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, जब भी सर्विस लेयर को आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो ये बिजनेस रूल्स का ये जो एक कीवर्ड है ना, ये लाजमी मेंशन करना। बिजनेस रूल्स और एप्लीकेशन लॉजिक, ठीक है, ये दोनों चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं अपनी सर्विस लेयर में, ठीक है। तो इसका अब मैं आपको कोड दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था? कंट्रोलर सर्विस को कॉल करता है, ठीक है। इसका मतलब कंट्रोलर के बाद रिक्वेस्ट किसके पास आती है? सर्विस के पास आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, पब्लिक क्लास स्टूडेंट सर्विस आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर देखो, ऐप डीबी कंटेक्स्ट को इंजेक्ट किया जा रहा है। अभी ऐप डीबी कंटेक्स्ट के ऊपर भी मैं आता हूं। और फिर यहाँ पे देखो, वो जो ऐड स्टूडेंट वाला मेथड था ना, जो कि स्टूडेंट को इंसर्ट कर रहा था हमारे डेटाबेस के अंदर,
उसका जो मेथड है वो देखो वो यहाँ पे बना हुआ है। और इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर देखो बिजनेस रूल अप्लाई हुआ है, मतलब लॉजिक्स अप्लाई हुई हुई हैं। और वो लॉजिक क्या है यहाँ पे देखो, जिस तरह सिंपल सी एक कंडीशन है कि स्टूडेंट की एज अगर 5 से लेस देन है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो, ठीक है। फिर इसी तरह एनआईसी से रिलेटेड एक कंडीशन लगी हुई है जो कि एनआईसी को डेटाबेस के साथ चेक कर रहा है। एनआईसी मतलब जो पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है, सेम उसी तरह इंडिया में जिस तरह आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह की लॉजिक, इस तरह के बिजनेस रूल्स आप कहां पे लिखते हो, सर्विस में लिखते हो, इस तरह से, ठीक है। और फिर सर्विस के बाद रिक्वेस्ट कहा जाती है रिपॉजिटरी लेयर में। भाई अगर किसी ने रिपॉजिटरी पैटर्न पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा कि रिपॉजिटरी लेयर के अंदर क्या काम हो रहा होता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, यहां पे देखो हैंडल्स डेटाबेस एक्सेस, मतलब डेटाबेस एक्सेस किस तरह से करना है उस चीज को हैंडल करता है, मैनेज करता है आपका ये रिपॉजिटरी लेयर, ठीक है। फिर यहां पे देखो कीप्स डेटा एक्सेस सेपरेट फ्रॉम बिजनेस लॉजिक, मतलब बिजनेस लॉजिक कहां पे लिखते हैं हम, अपनी सर्विसेज के अंदर, और डेटाबेस एक्सेस वाला काम हम कहां लिखते हैं, रिपॉजिटरी लेयर के अंदर। मतलब यहां पे भी देखो वो सेपरेशन हो रही है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हो रहे हैं, ठीक है। तो रिपॉजिटरी लेयर के अंदर कौन कौन सा कोड होता है वो मैं आपको बताता हूं। जिस तरह यहां पे देखो, ये देखो स्टूडेंट रिपॉजिटरी के नाम से एक रिपॉजिटरी बनी हुई है जिसके अंदर देखो ऐप डीबी कंटेक्स्ट को यहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखो एक मेथड बनाया गया है गेट स्टूडेंट्स, और जिसके अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का डेटा मैं लिस्ट में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का काम आपके पास होता है रिपॉजिटरी के अंदर, रिपॉजिटरी लेयर के अंदर, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाओ, अब यहां पे देखो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। भाई देखो मैंने आपको बताया था अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है तो हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज करते हैं। और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो मैप सी शार्प ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस टेबल्स। सी शार्प ऑब्जेक्ट्स का मतलब हम एक मॉडल क्लास बनाते हैं ना, और उस मॉडल क्लास को हम अपने डेटाबेस टेबल्स के साथ क्या करते हैं, मैप करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी करते हैं। क्योंकि हमारी जो मॉडल क्लास होती है उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टी एज अ कॉलम हमारे डेटाबेस टेबल्स के अंदर बनती है। तो ये सारा काम हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की मदद से करते हैं, मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर जो भी एसक्यूएल क्यूरीज एग्जीक्यूट होती है बिहाइंड द सीन्स, ठीक है, तो वो काम भी हमारे पास ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजों पे हम काम करते हैं, यहाँ पे देखो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपने डीबी कंटेक्स्ट का नाम सुना होगा, जिसके अंदर हम एक क्लास बनाते हैं ऐप डीबी कंटेक्स्ट। और उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मॉडल क्लास बनाते हैं और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं। और ये वही प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं जो कि जब हम डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो वही कॉलम्स होते हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब यहाँ पे देखो 3 प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम और एज। इसका मतलब जो मेरा स्टूडेंट का टेबल बनेगा डेटाबेस में उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, आईडी, नेम और एज। और देखो आईडी के ऊपर मैंने की का एक एट्रीब्यूट लगाया हुआ है। इसका मतलब जब मेरा स्टूडेंट का डेटाबेस टेबल बनेगा तो आईडी वाला कॉलम प्राइमरी की होगा। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो। मतलब ये जो हमारी मॉडल क्लास है इसी की मैपिंग होती है, ठीक है। मतलब इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस स्टूडेंट क्लास का तो उसकी मैपिंग होती है हमारे डेटाबेस टेबल्स के साथ, ठीक है। और फिर इसी के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर हम ऐप डीबी कंटेक्स्ट वाला काम करते हैं। देख रहे हो, ये देखो ऐप डीबी कंटेक्स्ट वाला काम हो रहा है जिसके अंदर देखो एक कंस्ट्रक्टर होता है और ये डीबी सेट होता है। यहां पे देखो डीबी सेट का नाम क्या है, स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब डेटाबेस में जो टेबल बनेगा उस टेबल का नाम भी क्या होगा, स्टूडेंट्स, क्योंकि यही डीबी सेट हमारे डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इस तरह के काम हम करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर। तो इसका मतलब रिपॉजिटरी लेयर के बाद हमारे पास जो लेयर आती है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की होती है जिससे हम अपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाओ, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की। अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि एक क्लाइंट है, ठीक है, मतलब समझो मैं क्लाइंट हूं, मैं एक ASP.NET कोर एप्लीकेशन को एक्सेस करता हूं। तो एक्सेस कैसे करूंगा, उसका URL रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब URL ब्राउजर पे लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखो URL भी आपको दिखा रहा है और यहां पे देखो आपको एक API का URL दिखा रहा है जिसके साथ गेट रिक्वेस्ट काम कर रही है। आप चाहो तो एक नॉर्मल ASP.NET कोर एप्लीकेशन का URL भी यहां पे यूज कर सकते हो, आर्किटेक्चर सेम रहेगा, ठीक है। यहां पे देखो, तो जब आपने इस तरह से रिक्वेस्ट की तो सबसे पहले रिक्वेस्ट
किसके पास जाएगी, कैस्ट्रल वेब सर्वर के पास, फिर वहां से कहां चली जाएगी, मिडिलवेयर्स के पास, फिर रिक्वेस्ट जाएगी राउटिंग के पास। देख रहे हो, मतलब एक ऑर्डर में चलता है। यहां पे देख रहे हो नंबरिंग भी दी हुई है 1 2 3, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है अपने इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। फिर देखो राउटिंग के बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर के बाद आपके पास सर्विस, सर्विस के बाद रिपोजिटरी, और रिपोजिटरी के बाद आपका एसक्यूएल सर्वर या एंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ठीक है। तो जब ये पूरा हमारे पास ये जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है, रिक्वेस्ट टॉप से लेके बॉटम तक ये पूरी फ्लो हो जाती है, तो तब हमें जो डेटा मिलता है रिटर्न में वो जेसन की फॉर्मेट में मिलता है। ये हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एपीआई की, ASP.NET कोर एप्लीकेशन एपीआई वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल ASP.NET कोर एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हो तो उसके अंदर भी हमारे पास यही डेटा, मतलब यही अप्रोच फॉलो होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको जेसन में ही डेटा रिटर्न करे, ठीक है। वो किसी और फॉर्मेट में भी डेटा आपको रिटर्न कर सकता है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो फॉलो अप क्वेश्चन, मतलब आपके जवाब के बाद इंटरव्यूअर दोबारा जो आपसे सवाल कर सकता है वो कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। यहां पे देखो, व्हाई शुडंट बिजनेस लॉजिक बी प्लेस्ड इनसाइड कंट्रोलर्स। भाई देखो मैंने क्या बताया, बिजनेस लॉजिक, बिजनेस रूल्स हम कहां पे लिखते हैं, सर्विस के अंदर लिखते हैं। लेकिन सवाल क्या कर रहा है इंटरव्यूअर आपसे, सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो बिजनेस लॉजिक है वो हम कंट्रोलर में प्लेस क्यों नहीं कर सकते, मतलब वो हम कंट्रोलर्स में क्यों नहीं लिख सकते। मतलब यहां पे उसके कहने का मकसद है कि हम सर्विस लेयर को स्किप कर दें और डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर सर्विस वाला काम कर दें, ठीक है। तो जवाब क्या होगा, यहां पे देखो, यहां पे कह रहा है बिकॉज कंट्रोलर शुड रिमेन लाइट वेट एंड फोकस ऑन हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट। मतलब पहला पॉइंट आपने यहां पे क्या बताना है कि भाई कंट्रोलर्स को हमें लाइट वेट रखना है, क्योंकि कंट्रोलर्स आपकी एप्लीकेशन जो MVC एप्लीकेशन होती है उसका बैकबोन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वही आपकी जो इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल करता है, तो इसलिए उसको लाइट वेट रखना पड़ता है और उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने में होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, बिजनेस लॉजिक बिलोंग्स इन सर्विसेज मेकिंग द एप्लीकेशन इजियर टू टेस्ट, मेंटेन एंड रीयूज। मतलब देखो यहां पे कह रहा है कि बिजनेस लॉजिक जो होती है ना वो सर्विसेज के अंदर डाली जाती है, जिससे फायदा क्या होता है कि एक सर्विस को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो रीयूज का वर्ड यूज हुआ है, तो एक तो बिजनेस लॉजिक को हम सर्विस के अंदर रखते हैं और फिर उस सर्विस को बार बार हम रीयूज भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी बिजनेस लॉजिक जब सेपरेट होती है सर्विसेज के अंदर तो उसको टेस्ट करना, मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके इस फॉलो अप क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पे देखो इंटरव्यू टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो interviewers often appreciate candidates who explain the responsibilities of each layer rather than simply drawing the architecture। मतलब देखो आपने आर्किटेक्चर तो बताना है, मतलब लेयर्ड आर्किटेक्चर बताना है कि भाई रिक्वेस्ट जब फर्स्ट टाइम एक्सेस होती है तो फर्स्ट टाइम किसके पास जाएगी, सेकंड टाइम कहां जाएगी, थर्ड टाइम कहां जाएगी। तो जब आप ये पूरा आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर डिफाइन कर दोगे, उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो जिन जिन लेयर से होके जा रही है हर एक लेयर को आपने एक्सप्लेन करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है। तो इंटरव्यूअर्स इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो कैंडिडेट हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल इंटरव्यू टिप है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो, अब इसकी समरी बता के मैं यहां पे लेक्चर को वाइंड अप करूंगा। देखो यहां पे क्या कह रहा है, A layered architecture improves separation of concerns, maintainability, scalability and testability। मतलब यहां पे कह रहा है ASP.NET कोर का ये जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है ना, ये किन किन चीजों को इंप्रूव करता है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब कि भाई बिजनेस लॉजिक का काम सेपरेट हो रहा है, HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम सेपरेट हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस एक्सेस वाला काम सेपरेट हो रहा है। तो जब इस तरह से लेयर्ड आर्किटेक्चर के साथ काम होता है तो इससे सेपरेशन ऑफ कंसर्न का हमें एक फीचर मिल जाता है, मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, स्केल मतलब फ्यूचर में अगर हम इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है, और टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है।
ठीक है, तो ये समरी बता के आप इसका जो आंसर है वो वाइंड अप कर सकते हो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन इसका आंसर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।